क्लास 10th की केमिस्ट्री सेट पेपर 4 सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 में है 2 और ऑप्शन 4 में है 4। यानी फर्स्ट में दिया है 6, सेकेंड में दिया है 3 और थर्ड में दिया है 2 और फोर्थ में दिया है 4। तो इसका क्या होगा, ये एक कार्बन की जो संयोजकता होती है, इस कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया है, 4 सही हो जाएगा। दूसरा है प्रबल वेश है। दूसरा प्रश्न है प्रबल वेश है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है प्रबल वेश है, यानी कि प्रबल क्षार। वेश का मतलब क्या होता है, क्षार होता है। प्रबल वेश है जिसमें नंबर 1 है NaOH, ए है NaOH, बी में दिया है NH4OH, सी में दिया है CuOH का होल ट्वाइस और डी में दिया है AlOH का होल ट्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से आपको बताना है प्रबल, यानी कि प्रबल क्षार है NaOH होता है हमारा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है और क्या बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा। तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पे देखो खाली था, तो ऑप्शन ए में दिया है CaCO3, बी में दिया है C2H6, सी में दिया है C2H12O6, सी में है PbNO3 का होल ट्वाइस और डी में दिया है Na2CO3। तो इसमें पूछा है इसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। तीसरा प्रश्न है डॉट 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 को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, निकलती है। ए में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में दिया है C2H12O6 और सी में दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस और डी में दिया है
Na2CO3, जो का इसका ऑप्शन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर द्रव धातु है। ये तीसरा हो गया। चौथा है, साधारण ताप पर द्रव धातु है। ऑप्शन है Mg ए में, बी में है Hg, सी में है कॉपर और डी में है क्लोरीन। तो इसमें से धातु पूछा है तो साधारण ताप पे, ये तो ठोस अवस्था में होता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है, यह गैस अवस्था में होता है। आपका इसमें सही होगा Hg, क्योंकि पारा जो होता है साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 5 है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, यानी कि जब यह भी जली है और यह भी जली है, यानी जब दो जलीय विलयनों को आपस में क्रिया कराया जाता है तो एक ठोस लवण प्राप्त होता है, एक ठोस लवण प्राप्त होता है। और इसी लवण को ही क्या कहा जाता है, यह ठोस होता है और यह द्रव होता है, एक ठोस और एक द्रव। तो यह आपका क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है यही आपका सही है। बी में जो दिया है द्रव प्लस जली, यानी कि द्रव प्लस जली, द्रव में आपका HCl है और जली में NaOH। तो यहाँ पे जो बनता है आपका, यहाँ पे जो बनता है NaCl प्लस H2O, ये दोनों द्रव बनता है। सी में जो दिया है 4Na प्लस O2, आपका बनेगा Na2O। ये भी नहीं सही होगा, इसको संतुलित कर देते हैं। फिर डी में जो दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह ठोस में है, प्लस O2 प्लस H2SO4, यह आपका कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस O2 CO2 रहेगा। ठीक, चौथे में था, यह आपका पांचवा था ना। पांचवें में क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा जली जब दो द्रव विलयनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो एक ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका है 6वां नंबर, ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र है। 6वां प्रश्न है, ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र या अणुसूत्र। ब्यूटेनॉल
H2 का अणु सूत्र है, तो इसका हो जाएगा C4H10O। बी में है C4H6O। ए में ए हो गया, बी में ए हो गया, सी में है C4H10 और डी में है C4H6 या डी में है। यह दोनों तो होंगे नहीं। आपको ब्यूटेनॉल चाहिए तो ब्यूटेनॉल में क्या हो जाएगा, एक कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन बनाएंगे और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। दूसरे कार्बन में OH जोड़ देना है और सब में H। तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, यानी 10 हाइड्रोजन होंगे। 10 हाइड्रोजन हो गया, 4 ये हो गया ऑक्सीजन, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो विकल्पी सब प्रश्न खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं लॉन्गी प्रश्न। दिया है सांद्रित सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है? अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है। तो सांद्रित अयस्क सल्फाइड से शुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है? अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पहले इसका चित्र बनाते हैं और इसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। एक पात्र है और इस पात्र में एक कैथोड और एक एनोड है। यहाँ पर एक है आपका छड़। यह आपका छड़ कौन सा है? कैथोड। कौन सा छड़ है? कैथोड का। और एक इधर छड़ है। यह जो छड़ होता है आपका, यह एनोड का है। किसका है? एनोड का। कैथोड का जो छड़ होता है यह ऋण आवेशित होता है और एनोड का जो होता है यह धनावेशित होता है और इसे एक बैटरी यानी कुंजी से जोड़ दिया जाता है। इसे एक बैटरी व कुंजी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, और यहाँ पे कॉपर आयन जो होता है, कॉपर जो आयन होता है वह इस तरह कैथोड पर आके क्या हो जाते हैं, बहुत सारा निक्षेपित हो जाते हैं, यानी इसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। और जो विलयन है यहाँ पे कुछ अपद्रव्य पदार्थ है जिसे एनोड पंख भी कहते हैं। एनोड पंख। और यह अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें क्या है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। यहाँ पे अम्लीयकृत
अम्लीय कृत कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, विलयन है। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लिखना क्या है, धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उत्तर में क्या लिखेंगे, धातुओं के शोधन में, धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। धातुओं के परिष्करण यानी धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अधिकतर धातुएं जैसे कॉपर, जिंक, निकिल इत्यादि का प्रयोग, परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। ठीक, तो हमारा शुद्ध धातु का बना होता है, एक एनोड होता है जो अशुद्ध धातु का बना होता है। कैथोड ऋण आवेशित होता है और एनोड क्या होता है, धन आवेशित होता है। इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो कॉपर होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, यह विद्युत धारा की वजह से इसमें क्या होते हैं, पूरी तरह से इसमें अशुद्धियाँ घुल जाती हैं। जो अशुद्धियाँ होती है वह एनोड तल पर जम जाते हैं। यहाँ नीचे देखो एनोड पंख है, यहाँ नीचे आके एनोड के ही नीचे बैठ जाते हैं तली पे। और जो शुद्ध धातु होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, कैथोड के ऊपर, यहाँ कैथोड का जो छड़ है इसके ऊपर निक्षेपित होकर यहाँ जम जाते हैं और इससे हमें शुद्ध धातु का प्राप्त होता है। और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि वह विलयन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। यानी विलयन में जो अशुद्ध कॉपर है वह शुद्ध होकर कैथोड पर निक्षेपित नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। बस इतना लिखना है। और इसमें देखो क्या है, धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है, पहला पॉइंट। अधिकतर धातुएं जैसे कॉपर, जिंक, निकिल, आपसे कुछ भी पूछे दोनों में, यानी कॉपर के लिए भी, जिंक के लिए भी और निकिल इत्यादि का परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा ही किया जाता है। जब विद्युत धारा को इस विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो एनोड से अशुद्धियां शुद्ध धातु यानी एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटनी में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और विलय में अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, यानी विलय की अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अशुद्धियां एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक कि संपूर्ण धातु आयन अशुद्ध छड़ से घुल कर कैथोड पर निक्षेपित नहीं हो जाती है तब तक यह प्रक्रिया या चक्र दोहराया जाता है। यानी कि तो देखो दोस्तों, यहाँ पे है सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है और अशुद्ध कॉपर से के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आया हुआ है
और यह आपका कितने नंबर का हो सकता है, 2 या 3। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में पूछा गया है। तो धातुओं के शोधन में इस विधि का, यानी धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग, किस विधि का, विद्युत विद्युत अपघटनी अपघटनी परिष्करण परिष्करण या विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघट्य विधि। ये जो विधि है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लेंगे। तो देखो इसमें क्या है, कॉपर, जिंक और निकेल का परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। यानी कि धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अधिकतर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धातु जैसे कॉपर, जिंक, निकेल इत्यादि का परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा ही किया जाता है। इतना हो गया। अब सभी के बाद इसके बाद लिखेंगे क्या, कि जब विद्युत धारा को विद्युत अपघटनी में प्रवाहित किया जाता है, जब विद्युत धारा को इसमें प्रवाहित किया जाता है तो एनोड, यह हमारा एनोड होता है, एनोड को कहते हैं, एनोड हमारा धनात्मक होता है और कैथोड हमारा ऋणात्मक होता है। यह अशुद्ध होता है, यह क्या होता है हमारा, अशुद्ध होता है। और यह किसका होता है, यह शुद्ध होता है, यह शुद्ध होता है। यानी कि अशुद्धियां जो होती है, एनोड जो होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो कॉपर, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, इसमें जो अशुद्धियां होती है वो पूरी तरह से घुल जाती हैं और नीचे एनोड के तलीय पर एनोड पंख के रूप में जम जाती हैं। और जो शुद्ध होते हैं धातु, वे कैथोड के सिरे पे आके निक्षेपित हो जाती है। देखो यहाँ प्लस प्लस है ना, तो यह कैथोड के सिरे पे कॉपर जो धातुएं हैं यहाँ से यहाँ आकर निक्षेपित हो जाती हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि शुद्ध धातु प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ के कारण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है। 8 का पहला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक तथा अपचायक पदार्थों को कारण सहित समझाइए। देखो उपचायक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे उपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उसे अपचायक कहते हैं। इसे उपचयन भी कहते हैं और इसे अपचयन। ठीक, तो इसमें पूछा है Sn+3 से Sn+4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान करके यहाँ +4 बना रहा है, यानी यह हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। क्योंकि इसमें कारण सहित पूछा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक,
इसलिए यह क्या हो जाएगा अपचायक। यह 3 यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो गया 2 प्लस, यानी यह उपचायक है, उपचायक। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक, यहाँ पे सोडियम प्लस था, यहाँ सोडियम धातु था, यहाँ सोडियम प्लस हो गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो उपचायक अपचायक हो जाएगा, अपचायक। यहाँ पे सोडियम धातु था, यहाँ सोडियम प्लस हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपचायक। और नीचे दिया है, ये पहला प्रश्न था इसमें, और ये दूसरा प्रश्न दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सबको पता होना चाहिए और पता भी है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। निम्नलिखित में से अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। पहला पॉइंट है, 9वें का पहला पॉइंट है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से अकार्बनिक यौगिकों में के उपयोग लिखिए। तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। इसका उपयोग लिखना है, 2 ही उपयोग ऐसे लिखना होता है, हम 3 बता देते हैं। एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सब लोग जान जाओ, दूसरा प्लास्टर के रूप में अस्पतालों में होता है। यह पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मूर्ति बनाने में, बस इतना लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है विरंजक चूड़ का उपयोग लिखना है। विरंजक चूड़ का सूत्र था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है। इसका उपयोग जो होता है, पहला पॉइंट है जीवाणु रहित यानी कि इसका पहला उपयोग लिखेंगे जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में। तीसरा पॉइंट लिखना है तो वे लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चलो जाने दो इसको। तो अब इसमें 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इंटू
10H2O, 5H2 होता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। पहला नंबर इसका हो जाएगा रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, यही हो जाएगा। और घर में एक पूड़ी बनता है, ठोकवा, ये सब बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यानी कि अग्नि शामक के रूप में, या कह सकते हैं आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में। अब ये हो जाएगा, तो फिर इसके बाद आपको अथवा में दिया जाएगा, में दिया है क्या होता है जब एथेनॉल को, दिया है क्या होता है जब एथेनॉल को यानी कि C2H5OH को गर्म करते हैं K2Cr2O7 व H2SO4 की उपस्थिति में, तो CH3COOH बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जल, और क्या बनता है, जल। तो यहाँ पे यह हमको सीधे से लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसका ऑक्सीकरण करते हैं अगर देखा जाए तो। और दूसरा क्या है, एथिल एल्कोहल को, यानी कि इसमें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, एथिल एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियर एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि C2H5OH को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी इसके 2 मोल को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, यानी C2H5OH प्लस CH3COOH, इसके साथ गर्म करते हैं तो CH3COO C2H5 प्लस H2O मिलता है। यह हमारा है एथिल एसीटेट, और यह हमारा क्या है, जल। यहाँ भी वही है, यह हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल, ठीक। यहाँ पे एथिल एसीटेट हो गया। अब इसमें क्या है, अथवा में दिया है, इसमें क्या दिया है, अथवा में, चाहे यह दोनों करो, 3 नंबर का है दोनों, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, ठीक। अब इसमें क्या दिया है, पहला दिया है सोडियम क्लोराइड की, यानी कि सीधे रिएक्शन लिख दे रहे हैं हम, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन संतृप्त जलीय विलयन में NH3 व CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की
जाती है। सोडियम क्लोराइड के यानी Cl प्लस के जलीय विलयन में NH3CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो इसके लिए समीकरण लिख रहे हैं, यानी NaCl के जलीय विलयन में CO2 गैस और NH3 गैस प्रवाहित की जाती है तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है और प्लस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, 3 नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये भी 3 नंबर का ही है। यह हमारा जो प्रश्न है कितने नंबर का है? 3 नंबर का। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की शुष्क क्लोरीन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की शुष्क क्लोरीन गैस, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। बस, आज का हमारा सेट पेपर 4 कंप्लीट होता है। अब हम कल सेट पेपर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे।